हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग लेसन में, जिसका सबसे पहला सेंटेंस है, जब हम सो ही रहे थे तभी बिजली चली गई। कॉन्वर्जेशन है, ये एक पर्सन ने बोला है दूसरे पर्सन से। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? द पावर वेंट आउट वाइल वी वर स्टिल स्लीपिंग। देखिए, द पावर मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी भी उसे कहा जाता है, तो पावर या इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी कह सकते हैं। वेंट आउट, देखिए पास्ट की बात की जा रही है कि ऐसा हुआ था। आप कहानी सुना रहे हैं तो पास्ट में ही होगी। तो वेंट क्या है? गो का पास्ट फॉर्म यानी वेंट। गो, वेंट, गॉन। सेकंड फॉर्म हो गई द पावर वेंट आउट, यानी पावर चला गया था। वाइल वी वर स्टिल स्लीपिंग। वाइल का क्या मतलब है? जिस समय या जब, यहां पर वो सेंस है। वी वर स्टिल स्लीपिंग, स्टिल का क्या मतलब है? सो ही रहे थे, वो वाला सेंस है। वी वर स्लीपिंग, अगर हम ऐसा कहते हैं तो मतलब क्या है? हम सो रहे थे। अगर स्टिल लगा दिया, वी वर स्टिल स्लीपिंग, मतलब हम सो ही रहे थे, तब की बात कही जा रही है। सो द पावर वेंट आउट व्हाइल वी वर स्टिल स्लीपिंग। नेक्स्ट, कब की बात है ये? मेरा मतलब है किस समय। अब जो सुन रहा है उसने क्वेश्चन पूछा है, दो क्वेश्चन है। देखिए, कब की बात है ये और किस समय, दो क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले देखते हैं कब की बात है ये, कब आया है। तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन डिड दिस हैपन। व्हेन मतलब कब। डिड क्यों आया है? क्योंकि हम पास्ट का क्वेश्चन बना रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब तो आती ही है, यही हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में यूज होती है। सो व्हेन डिड दिस हैपन, हैपन मतलब होना, यानी ये कब हुआ था। मेरा मतलब है किस समय, तो हम कहेंगे आई मीन एट व्हाट टाइम। देखिए, अगर आपको कहना हो ना किस समय, तो आप सिंपली कहेंगे एट व्हाट टाइम, मतलब किस समय पर, ये मतलब होता है। आपने कहा मेरा मतलब, तो मतलब को क्या कहा जाता है? मीन। सो मैंने कहा आई मीन, मतलब मेरा मतलब है एट व्हाट टाइम, यानी किस समय पर। ये सुबह करीब 4 बजे की बात है। इंग्लिश में हम कहेंगे दिस हैपेंड अराउंड 4 AM इन द मॉर्निंग। देखिए, हैपन मतलब क्या होता है? होना। दिस हैपेंड मतलब ये हुआ था। अराउंड यानी लगभग, आप श्योर नहीं है, लगभग अनुमान वाला, अंदाजा वाला बताते हैं तो आप अराउंड का यूज करते हैं। अराउंड यानी लगभग 4 AM। एम क्या होता है? मॉर्निंग की जब बात करें तो आप एम यूज करते हैं। 4 AM यानी 4 बजे सुबह। इन द मॉर्निंग यानी सुबह में। देखिए, इन द मॉर्निंग ही कहा जाता है, एट द मॉर्निंग नहीं कहा जाता। एट हमेशा नाइट के साथ आएगा। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, याद रखिएगा, ये सिर्फ इनके साथ इन आता है, बाकी एट नाइट आता है। सो दिस हैपन अराउंड 4 AM इन द मॉर्निंग। बिजली बंद होते ही पंखे और एसी ने काम करना बंद कर दिया। इंग्लिश में हम कहेंगे एज द पावर वेंट ऑफ द फैन एंड एसी स्टॉप्ड वर्किंग। एज का क्या मतलब है? मतलब एक एक्शन हो ही रहा था, या एक एक्शन जैसे ही हुआ दूसरा एक्शन शुरू हो गया। तो एज का यहाँ मतलब है जैसे ही, है ना। जैसे ही द पावर वेंट ऑफ, यानी जैसे ही पावर चला गया। देखिए, वेंट आउट, वेंट ऑफ, जब पावर के साथ ये चीजें लगती है उसका मतलब है कि पावर चला गया है। सो एज द पावर वेंट ऑफ यानी जैसे ही पावर गया, द फैन एंड एसी स्टॉप वर्किंग। फैन और एसी ने क्या बंद कर दिया? काम करना। वर्किंग मतलब काम करना। सो एज द पावर वेंट ऑफ द फैन एंड एसी स्टॉप्ड वर्किंग। तेज गर्मी की वजह से मैं पसीने में तरबतर हो गया या भीग गया। हिंदी में आप ये दोनों एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू द इंटेंस हीट आई वॉज ड्रेंच्ड इन स्वेट। सबसे पहले देखिए, स्वेट का क्या मतलब है? पसीना, उसे स्वेट कहा जाता है या परस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो जब भी पसीना वर्ड यूज करना हो, आप कह सकते हैं स्वेट या परस्पिरेशन। अब देखिए, ड्यू टू का क्या मतलब है? ड्यू टू का मतलब होता है जब आपको किसी चीज का रीजन बताना रहता है कि इस चीज की वजह से ऐसा हो गया, तो आप यूज करते हैं ड्यू टू का। जैसे आप क्या कह रहे हैं? तेज गर्मी की वजह से, तो हमने कहा ड्यू टू द इंटेंस हीट। इंटेंस का क्या मतलब है? इंटेंस मतलब कोई चीज बहुत तेज है। जैसे अगर आप कहते हैं ड्यू टू द इंटेंस सनलाइट, मतलब सनलाइट जो है बहुत तेज है, मतलब इतनी तेज है कि आप जल रहे हैं, इस तरीके की सनलाइट है। तो इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होती है, तो वो चीज इंटेंस हो जाती है। अब यहाँ कह रहे हैं इंटेंस हीट यानी तेज गर्मी। सो ड्यू टू द इंटेंस हीट यानी तेज गर्मी की वजह से आई वॉज ड्रेंच्ड। अब ड्रेंच वर्ड का क्या मतलब है? देखिए, जब आप तेज बारिश में अगर भीग जाते हैं तो आप ड्रेंच्ड हो गए हैं, मतलब भीग गए हैं पूरी तरीके से, बहुत ज्यादा। तो ड्रेंच्ड वर्ड का यूज किया जाता है। आई वॉज ड्रेंच यानी मैं भीग गया था। इन स्वेट यानी पसीने में।
एक तरीका और है अगर आपको इसको बोलना है, तेज गर्मी की वजह से मुझे पसीना आने लगा, तो आप क्या कहेंगे? I started sweating due to the intense heat। ये बहुत सिंपल तरीका है, दूसरा तरीका ऊपर है। So I started sweating यानी मुझे पसीना आने लगा due to the intense heat यानी तेज गर्मी की वजह से। दोनों में से आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। मैं गहरी नींद में था और जागने तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला। इंग्लिश में हम कहेंगे आई वॉज इन डीप स्लीप एंड डिड नॉट नोटिस एनीथिंग अंटिल आई वोक अप। देखिए आई वॉज मतलब मैं था, इन डीप स्लीप, डीप स्लीप का क्या मतलब है? दो तरीके की नींद होती है, एक तो आपको बहुत गहरी नींद आती है और एक आपकी बहुत हल्की सी नींद होती है, जरा सी आवाज हुई और आप उठ गए, तो वो लाइट स्लीप होगी। गहरी नींद मतलब डीप स्लीप, डीप यानी गहरा होता है, तो डीप स्लीप मतलब गहरी नींद। सो आई वॉज इन डीप स्लीप यानी मैं गहरी नींद में था। एंड आई डिड नॉट नोटिस मतलब मुझे ध्यान ही नहीं हुआ या मुझे पता ही नहीं चला। नोटिस करना मतलब पता चलना या किसी चीज के ऊपर ध्यान जाना, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया या मुझे पता ही नहीं चला एनीथिंग यानी कुछ भी। अनटिल, अनटिल का क्या मतलब है? जब तक कि। आई वोक अप, वेकअप का क्या मतलब होता है? फर्स्ट फॉर्म हो गई मतलब जागना, वोकअप हो गया सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस में हम बात कर रहे हैं इसीलिए हमने कहा अंटिल आई वोकअप यानी जब तक मैं उठा। सो आई वॉज इन डीप स्लीप एंड डिड नॉट नोटिस एनीथिंग अंटिल आई वोकअप। झिंगुरों की आवाज को छोड़कर चारों तरफ अंधेरा था। इट वॉज पिच डार्क एंड साइलेंट एक्सेप्ट फॉर द साउंड ऑफ क्रिकेट्स। देखिए क्रिकेट गेम के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर गेम है। क्रिकेट एक कीड़े को भी कहा जाता है, कीड़े को इंसेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका जो पिक्चर है आपको दिखाई दे रहा है, हिंदी में इसे झिंगुर या कसारी कहा जाता है। ये एक तरीके का इंसेक्ट है, इसका नाम होता है क्रिकेट। सो हम कह रहे हैं इट वॉज पिच डार्क। अब पिच डार्क क्या होता है? जब घुप अंधेरा होता है ना, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता, उसे पिच डार्क बोलते हैं। एंड साइलेंट मतलब कोई आवाज नहीं थी, चुपचाप था सब कुछ। एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर का क्या मतलब होता है? के अलावा, के सिवाय, है ना। अब किसके अलावा? द साउंड ऑफ क्रिकेट्स मतलब झिंगुरों की आवाज के अलावा घुप अंधेरा था और चुपचाप था, सन्नाटा था। ठीक है ना। इट वॉज पिच डार्क एंड साइलेंट एक्सेप्ट फॉर द साउंड ऑफ क्रिकेट्स। नेक्स्ट जो एक आवाज हमने सुनी वो चौकीदार की सीटी बजाने की थी। रात में आती है चौकीदार की सीटी की आवाज। हम कहेंगे द ओनली साउंड वी हर्ड वॉज द वॉचमैन्स विस्लिंग। द ओनली साउंड, ओनली का क्या मतलब है? एक लौता, एक। द ओनली साउंड मतलब एक आवाज, केवल एक आवाज। वी हर्ड यानी जो हमने सुनी, वॉज यानी थी, द वॉचमैन्स विस्लिंग, वॉचमैन की विसल की आवाज। मतलब वॉचमैन जो सीटी बजा रहा था, देखिए यहाँ पर क्या है? द वॉचमैन्स मतलब वॉचमैन की, विसलिंग मतलब सीटी बजाने वाली आवाज। विसल करना क्या होता है? सीटी बजाना। विसलिंग मतलब विसल करते हुए, वो बजा रहा था विसलिंग, इसलिए हमने विसलिंग लिखा है। द ओनली साउंड वी हर्ड वॉज द वॉचमैन्स विसलिंग। मैंने अपना मोबाइल फोन ढूंढा लेकिन वो पूरी तरीके से बंद पड़ा था। I looked for my mobile phone, but it was completely dead. I looked for. When you look for something, it means you are searching for that thing, है ना? You are trying to find out that thing. So आप ढूंढ रहे हैं उसे, तो मैंने कहा I looked for मतलब मैंने ढूंढा, किसके लिए? My mobile phone मतलब मैंने अपने मोबाइल फोन को ढूंढा या उसके लिए ढूंढा। But it was completely dead. कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, डेड मतलब मोबाइल जब डेड हो जाता है उसका मतलब है उसकी बैटरी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है ना। सो इट वाज कंप्लीटली डेड यानी उसकी बैटरी पूरी तरीके से जा चुकी थी, पूरी तरीके से बंद पड़ा था। इसको एक और तरीके से कहा जा सकता है, माई मोबाइल फोन वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ बैटरी। आउट ऑफ समथिंग मतलब आपके पास उस चीज की कमी है। सो माई मोबाइल फोन वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ बैटरी मतलब उसमें बैटरी नहीं थी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, किस्मत अच्छी थी कि मैंने एक रात पहले ही इमरजेंसी लाइट चार्ज कर ली थी। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, आपको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉज लकी। ठीक है ना, हम कह रहे हैं किस्मत अच्छी थी, लकीली। ठीक है, आई वॉज लकी, आई एम लकी, लकीली, इसका मतलब है भगवान की दया से, किस्मत से। इस तरीके का जब एक्सप्रेशन कहना हो तो लकीली अप्रोप्रिएट वर्ड रहता है। सो लकीली मतलब अच्छी किस्मत से। आई चार्ज यानी मैंने चार्ज कर लिया था। द इमरजेंसी लाइट यानी इमरजेंसी लाइट को द नाइट बिफोर,
नाइट बिफोर का क्या मतलब है? देखिए नाइट की बात करें तो आज की नाइट हो गई, नाइट बिफोर मतलब आज की रात के पहले, यानी एक रात पहले। सो लकीली आई चार्ज द इमरजेंसी लाइट द नाइट बिफोर। इस तरीके की इमरजेंसी लाइट दिखती है। एक दूसरी तरीके की टॉर्च होती है, उसे फ्लैश लाइट कहा जाता है। सो फ्लैश लाइट और इमरजेंसी लाइट इस तरीके से होते हैं। लाइट को हाथ में पकड़कर मैंने चेक किया कि फ्यूज उड़ा है या सर्किट ट्रिप हुआ है। Holding the emergency light in my hand, I checked whether the fuse is blown or the circuit is tripped. देखिए hold, when you hold something in your hand, it means आपने उस चीज को हाथ में पकड़ा हुआ है। अब आपने holding क्यों लिखा है आप कहेंगे, मुझे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। होल्डिंग इसीलिए लिखा गया है क्योंकि आपने उस चीज को हाथ में पकड़ते हुए कोई काम किया है ना, ऑन गोइंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं होल्डिंग द इमरजेंसी लाइट, यानी इमरजेंसी लाइट को पकड़कर रखते हुए, इन माय हैंड यानी मेरे हाथ में, आई चेक्ड यानी मैंने चेक किया था, वेदर। अब वेदर क्यों यूज आया है? आप कह रहे हैं वेदर के साथ और भी है, देखिए कि या तो ये हुआ या वो हुआ, ये वाला सेंस होता है ना ईदर और वाला, तब आप वेदर यूज करते हैं। वेदर की या तो द फ्यूज इज ब्लॉन। फ्यूज ब्लॉन होने का क्या मतलब है? फ्यूज उड़ चुका है, फ्यूज खत्म हो गया है ना, उसमें ब्लास्ट हो गया होगा छोटा मोटा और वो खत्म हो गया। सो फ्यूज इज ब्लॉन मतलब फ्यूज उड़ चुका है। और या फिर द सर्किट इज ट्रिप्ड। सर्किट क्या होता है? देखिए फ्यूज तो इस तरीके का दिखाई देता है, आपने घर में जरूर देखा होगा, और सर्किट इस तरीके का होता है। आपके घर में बहुत सारे सर्किट्स के अंदर वायर्स लगे होते हैं, तो अगर वो ट्रिप हो जाता है मतलब उसमें से पावर सप्लाई का ब्रेक हो जाता है, तो आप कहते हैं सर्किट ट्रिप हो गया। तो यही वही कह रहा है कि या तो फ्यूज ब्लोन हो गया है या सर्किट ट्रिप हो गया है, ये मुझे चेक करना है। आगे देखिए, बिजली पूरी तरीके से जाने से पहले चालू और बंद होती रही। कई बार होता है कि बिजली आई है या गई है, उससे पहले आना जाना उसका लगा रहता है, तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? द पावर फ्लिकर्ड ऑन एंड ऑफ बिफोर गोइंग आउट कंप्लीटली। फ्लिकर मतलब क्या है? देखिए ये ट्यूबलाइट है ना, फ्लिकरिंग, इट इज फ्लिकरिंग मतलब वैसे कहें तो फड़फड़ा रही है, इस तरीके से कहा जाता है। चालू बंद होना जो होता है ना, लपझप करना, उसे फ्लिकरिंग कहते हैं। द पावर यानी बिजली, फ्लिकर्ड ऑन एंड ऑफ मतलब लपझप की और बंद और चालू होती रही, बिफोर यानी पहले, गोइंग आउट कंप्लीटली यानी जब वो चली गई ना पूरी तरीके से, उससे पहले इट वॉज फ्लिकरिंग ऑन एंड ऑफ, है ना, लपझप करके ऑन हो रही थी और बंद हो रही थी। तो इसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी। फ्यूज जब उड़ जाता है तो आप कहते हैं द फ्यूज इज ब्लोन। सर्किट ट्रिप हो जाता है तो आप कहते हैं द सर्किट इज ट्रिप। अगर लाइट फ्लिकर कर रही है, लपझप कर रही है, तो आप कहते हैं द लाइट इज फ्लिकरिंग। ठीक है। पावर गोज आउट या पावर वेंट आउट मतलब पावर चला गया है। आगे बढ़ते हैं। मैं उठा और पड़ोसियों के घर में झांकने का सोचा। इंग्लिश में हम कहेंगे आई गॉट अप एंड थॉट ऑफ पीकिंग इनटू द नेबर्स हाउस। आई गॉट अप, मैंने कई बार आपको बताया है, गॉट अप सेकेंड फॉर्म है गेटअप की। गेटअप का क्या मतलब होता है? उठकर खड़े हो जाना। वेकअप जो होता है ना, वो सोकर उठना होता है, उसमें जरूरी नहीं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, आप लेटे हुए हैं पर आपकी आंखें खुली है तो भी आप वेकअप कहेंगे। सो आई गॉट अप यानी मैं उठकर खड़ा हो गया। एंड थॉट यानी मैंने सोचा। क्या सोचा? थॉट ऑफ पीकिंग। पीक वर्ड का क्या मतलब होता है? पी डबल ई के। जब आप झांक कर किसी चीज को देखते हैं ना, ऐसे ताका झाकी वाली चीज जिसको कहा जाता है, वो पीक करना होता है। सो आई थॉट ऑफ पीकिंग यानी मैंने झांकने का सोचा, इनटू द नेबर्स हाउस यानी नेबर के हाउस के अंदर। इनटू लिखा है ना, प्रिपोजिशन है, मतलब उसके घर के अंदर झांकने का सोचा। नेबर्स है मतलब नेबर के हाउस के अंदर। आगे, अब सामने वाला पर्सन जो सुन रहा है ना, वो कहता है कंफ्यूज होकर, ऐसा क्यों किया तुमने, मतलब ऐसा क्यों। अगर आपको ऐसा पूछना है इंग्लिश में तो आप क्या कहेंगे? सिंपल है, वाई सो। वाई मतलब क्यों, सो यानी ऐसा, वाई सो यानी ऐसा क्यों किया तुमने। अभी हमने क्वेश्चन क्या पूछा था? वाई सो, तुमने ऐसा क्यों किया। आप ये भी कह सकते थे वाई डिड यू डू दैट। तो उसका आंसर आ रहा है ये पता करने के लिए कि उनको भी ये दिक्कत हो रही है क्या। इंग्लिश में हम कहेंगे आई डिड दैट, या अगर आप नहीं कहना चाहते तो आप सिंपली कह सकते हैं टू कंफर्म वेदर दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम इशू। टू कंफर्म यानी कंफर्म करने के लिए, वेदर मतलब क्या, दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम इशू मतलब ये कंफर्म करने के लिए कि उनको भी ये इशू जो है, सेम इशू फेस करना पड़ रहा है।
दे आर ऑल्सो फेसिंग, मतलब वो भी फेस कर रहे हैं द सेम इशू, यानी एक जैसा इशू या एक जैसी प्रॉब्लम। वेदर का क्या मतलब है, क्या वो कर रहे हैं क्या, ये कंफर्म करने के लिए। हमारे पड़ोसी ने बाहर एक लाइट बल्ब लटकाया है जो पूरी रात जलता रहता है। Our neighbor has hung a light bulb outside which is lit all night. Our neighbor मतलब हमारा पड़ोसी, has hung ने लटका रखा है। has hung का क्या मतलब है, has के साथ hang की थर्ड फॉर्म है, मतलब उसने लटकाया हुआ है। a light bulb यानी लाइट के बल्ब को, outside यानी बाहर, which is lit जो जलता रहता है। lit का क्या मतलब है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है। लाइट वर्ड सुना है, लाइट मतलब चमकना या बल्ब का जलना या फायर का जलना, वो लाइट से बताया जाता है। उसी की सेकंड फॉर्म या उसी का एडजेक्टिव है लिट, मतलब जो जला हुआ रहता है। ऑल नाइट, लिट मतलब एक तरीके से आप ये भी मान सकते हैं कि कोई चीज, जैसे बल्ब है ना, चमक रहा है तो बल्ब इज लिट, ठीक है ना। इट इज टर्न्ड ऑन मतलब ये चालू है। तो लिट वर्ड का मतलब इस तरीके से रहता है। सो विच इज लिट यानी जो जला हुआ रहता है या चालू रहता है। ऑल नाइट यानी पूरी रात। So our neighbor has hung a light bulb outside which is lit all night. एक चीज मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, ये जो हंग है ना, देखिए ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज आया है, इसीलिए हमने थर्ड फॉर्म हंग लिखी है। अगर पर्सन की बात आती है, किसी पर्सन या ह्यूमन बीइंग की बात आती है, उसको लटकाया जाता है तो हैंग्ड कहा जाता है, हंग नहीं कहा जाता। जैसे आपने तस्वीर लटकाई तो आप हंग का यूज करेंगे, पर अगर आपने किसी पर्सन को लटकाया है तो हैंग्ड बोलेंगे। So our neighbor has hung a light bulb outside which is lit all night. क्या उस रात भी वो चालू था, मतलब उस बल्ब की बात की जा रही है। क्वेश्चन पूछा गया है क्या उस रात भी वो बल्ब चालू था। हम कहेंगे was it on that night too. Was it on, देखिए ऑन वर्ड का क्या मतलब है, चालू होना, जला हुआ रहना। जब लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा चला हुआ रहना, जला हुआ रहना। सो was it on मतलब क्या ये चालू था। दैट नाइट यानी उस रात, टू मतलब उस रात भी, या टी डबल ओ का क्या मतलब है, भी, ऑल्सो। सो वॉज इट ऑन दैट नाइट टू। मैंने अपनी बालकनी से चेक किया था, वो चालू नहीं था। आई चेक फ्रॉम माई बालकनी, इट वॉज स्विच्ड ऑफ। आई चेक मैंने चेक किया था, फ्रॉम माई बालकनी यानी मेरी बालकनी से। जब डेस्टिनेशन की बात आती है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो आप फ्रॉम एंड टू का यूज करते हैं। तो फ्रॉम आया है क्योंकि मेरी बालकनी से चेक किया है। सो फ्रॉम माई बालकनी यानी माई बालकनी से। इट वॉज स्विच्ड ऑफ यानी ये चालू नहीं था, ये बंद था। जब तक ये ठीक नहीं होता हम फ्रिज का यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब ये सिचुएशन की बात की जा रही है, लाइट वाली सिचुएशन की। जब तक लाइट नहीं ठीक हो जाती हम फ्रिज का यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम कहेंगे वी विल नॉट बी एबल टू यूज द फ्रिज अंटिल दिस इज फिक्स्ड। वी विल नॉट बी एबल टू, एबल का क्या मतलब होता है, कुछ कर पाना। नॉट बी एबल मतलब कुछ नहीं कर पाना। अब हम कह रहे हैं वी विल का यूज कब करते हैं, आप जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सो वी विल नॉट बी एबल टू मतलब हम नहीं कर पाएंगे, यूज द फ्रिज मतलब हम यूज नहीं कर पाएंगे फ्रिज को, अनटिल जब तक कि, दिस इज फिक्स्ड मतलब अनटिल का क्या मतलब है, जब तक कि नहीं, इस तरीके का सेंस आता है, जब तक कि ये सब फिक्स नहीं हो जाता। फिक्स होने का क्या मतलब है, अगर आप किसी मशीनरी के बारे में बात करें, अगर उसको फिक्स करना है मतलब उसे ठीक करना है। सो दिस इज फिक्स मतलब ये ठीक हो जाता है, तब तक हम फ्रिज का यूज नहीं कर पाएंगे। अनटिल का मतलब है जब तक कि नहीं, ठीक है। बिजली के बिना फ्रिज खाने को ज्यादा टाइम तक ठंडा नहीं रख पाएगा। इंग्लिश में हम कहेंगे विदाउट पावर द रेफ्रिजरेटर वोंट बी एबल टू कीप फूड कोल्ड फॉर लॉन्ग। विदाउट पावर, देखिए विद पावर यानी बिजली के साथ, विदाउट पावर बिजली के बिना, विद और विदाउट समझ आ गया। सो विदाउट पावर यानी बिजली के बिना, द रेफ्रिजरेटर जिसे हम फ्रिज कहते हैं वो रेफ्रिजरेटर होता है। सो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज won't be able to, अगेन देखिए won't क्या है, will not का शॉर्ट फॉर्म। इट विल नॉट बी एबल टू मतलब ये नहीं कर पाएगा क्या, इट विल नॉट बी एबल टू कीप फूड कोल्ड मतलब ये खाने को ठंडा नहीं रख पाएगा। कीप मतलब क्या होता है, रखना। फूड कोल्ड मतलब ठंडा खाना। सो ये नहीं रख पाएगा खाने को ठंडा फॉर लॉन्ग। फॉर लॉन्ग का क्या मतलब है, लंबे समय तक, ज्यादा समय तक। So without power, the refrigerator won't be able to keep food cold for long. और दूध और सब्जियां जैसी खाने की चीजें जल्दी खराब हो सकते हैं।
एंड फूड आइटम्स लाइक मिल्क एंड वेजीज माइट गो बैड फास्ट। देखिए एंड क्यों यूज किया है, क्योंकि हमने प्रीवियस सेंटेंस में कुछ बोला, उसके एडिशन में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, उससे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं तो एंड जरूर लगाते हैं। फूड आइटम्स मतलब खाने का सामान या खाने की चीजें, जब आपको कहना हो तो फूड आइटम्स कह दीजिए। लाइक का क्या मतलब है, मतलब जैसे। मिल्क यानी दूध, एंड वेजीज, वेजिटेबल्स को शॉर्ट फॉर्म में वेजीज कह देते हैं। तो सब्जियां माइट गो बैड फास्ट। माइट क्यों यूज किया है, माइट मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, प्रबल संभावना है कि ऐसा हो ही जाएगा, इसीलिए हमने माइट कहा कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। गो बैड, गो बैड का क्या मतलब है, कोई चीज अगर खराब हो जाए, है ना, इट इज स्पॉइल्ड और रॉटन, खाने के सामान स्पेशली, तो उसके कहते हैं हम गो बैड, यानी खराब हो जाना, फास्ट यानी तेजी से। सो एंड फूड आइटम्स लाइक मिल्क एंड वेजीज माइट गो बैड फास्ट, मतलब खाने का सामान जैसे दूध और वेजीज जल्दी खराब हो सकते हैं। कल ही मैं 2 लीटर दूध और पनीर लाया था। जस्ट यस्टरडे आई हैड ब्रॉट 2 liters ऑफ मिल्क एंड कॉटेज चीज। जस्ट यस्टरडे, देखिए अगर मैं कहती यस्टरडे, उसका क्या मतलब होता कल, पर मैंने कहा जस्ट यस्टरडे यानी कल ही। जस्ट का क्या मतलब हो गया, एम्फेसिस डाल दिया कि कल ही। आई हैड ब्रॉट मतलब मैं लाया था। 2 liters ऑफ मिल्क यानी 2 लीटर मिल्क, एंड कॉटेज चीज। कॉटेज चीज क्या होता है, आपका जो पनीर होता है ना, दूध को फाड़ के जो बनाया जाता है, उसे कॉटेज चीज बोलते हैं। अगर जल्दी बिजली नहीं आई तो फ्रिज में रखा खाना खराब हो जाएगा। देखिए 2 सेंटेंस हैं। द फूड इन द फ्रिज विल गो बैड, मतलब द फूड यानी खाना, इन द फ्रिज यानी फ्रिज के अंदर रखा हुआ, इसीलिए हमने इन लिखा है। इन द फ्रिज यानी फ्रिज के अंदर रखा खाना विल गो बैड, विल यानी हो जाएगा, गो बैड यानी खराब। द फूड इन द फ्रिज विल गो बैड यानी फ्रिज के अंदर रखा खाना खराब हो जाएगा। अब अगर वाला है, अगर जल्दी बिजली नहीं आई तो हम क्या कहेंगे, इफ द पावर डजंट कम बैक ऑन सून। देख पावर वेंट आउट या पावर हैज गॉन, इसका क्या मतलब है, लाइट चली गई है, पावर चला गया है। अब पावर आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, पावर इज बैक। सिंपल है, ज्यादा सोचना नहीं, पावर इज बैक यानी पावर वापस आ गया है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, इफ द पावर यानी अगर बिजली डज नॉट कम बैक वापस नहीं आती है, ऑन, कम बैक ऑन का क्या मतलब है, वापस आ जाना, सून यानी जल्दी। सो द फूड इन द फ्रिज विल गो बैड इफ द पावर डजंट कम बैक ऑन सून। आप देखिए इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इफ पहले ये आएगा या बाद में, मतलब सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, इफ द पावर डजंट कम बैक ऑन सून द फूड इन द फ्रिज विल गो बैड, मतलब सेम ही है कि पावर नहीं आया जल्दी तो खाना खराब हो जाएगा। तो अगर खाने के खराब होने की बात करनी है तो आप क्या कहेंगे, फूड इज गोइंग बैड, ठीक है। पावर इज बैक ऑन मतलब पावर वापस आ गया है। पावर वेंट आउट या पावर इज गॉन मतलब पावर चला गया है। बिजली विभाग से एक लाइनमैन बिजली लाइन चेक करने आया। वन लाइनमैन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट केम टू चेक द पावर लाइन। वन लाइनमैन, लाइनमैन किसको बोलते हैं, जो बिजली की तारों को चेक करता है और उसे ठीक करता है, उसे लाइनमैन कहा जाता है। सो वन लाइनमैन मतलब एक लाइनमैन, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी इलेक्ट्रिसिटी के विभाग से, केम यानी आया, टू चेक चेक करने के लिए, द पावर लाइन यानी पावर की लाइन को। उन्होंने कहा कि 1 घंटे के अंदर बिजली आ जाएगी। He said power will be back within an hour. He said यानी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, पावर यानी बिजली, will be back, back मतलब क्या होता है, वापस आना, will be back यानी वापस आ जाएगी, within an hour, within का क्या मतलब है, के अंदर। अगर आप ड्यूरेशन बोल रहे हैं ना 1 घंटे के अंदर, तो आप बोलेंगे within an hour। एन आर मतलब 1 घंटा, विद इन एन आवर यानी 1 घंटे के अंदर। सो ही सेड पावर विल बी बैक विद इन एन आवर। पावर विल बी रीस्टोर्ड, आप ये भी कह सकते हैं, यानी पावर फिर से आ जाएगा। पावर विल बी बैक या पावर विल बी रीस्टोर्ड। ये सुनकर बहुत आराम मिला या बहुत राहत मिली, तो हम कहेंगे इट वॉज अ ह्यूज रिलीफ टू हियर दैट। इट वॉज यानी ये था, अ ह्यूज रिलीफ यानी बहुत बड़ा राहत या बहुत बड़ा आराम, टू हियर यानी सुनना, दैट यानी उसको। सो इट वॉज अ ह्यूज रिलीफ टू हियर दैट यानी ऐसा सुनकर बहुत आराम लगा या बहुत राहत मिली। ऐसा लगता है मानो मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो, तो हम कहेंगे इट फील्स लाइक द बर्डन हैज कम ऑफ माई शोल्डर्स। इट फील्स मतलब क्या होता है, मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है, लाइक जैसे, लाइक का मतलब क्या है, जैसे,
द बर्डन, बर्डन क्या होता है, बोझ, हैज कम ऑफ। देखिए हैज कम ऑफ का क्या मतलब है, उतर गया हो। कम ऑफ, कम ऑन मतलब आ जाना है ना, कम ऑफ यानी उतर जाना। माई शोल्डर्स यानी मेरे कंधों से, शोल्डर्स किसको बोलते हैं, कंधों को। सो इट फील्स लाइक द बर्डन हैज कम ऑफ माई शोल्डर्स, यानी मेरे कंधों से बोझ उतर गया है।